पिछले साल की तरह इस साल भी कोटा पर आसमानी आफत अपना कहर बरपा रही है। बारिश की वजह से डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिस वजह से जिले की कई कॉलोनियों के भीतर सैलाब का पानी घुस गया है। आलम यह हो चुका है कि रेस्क्यू टीम दिन रात लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने की कोशिशों में जुटी हुई है। कोटली नगर में हम पहुंच चुके हैं इस वक्त कोटा के, और यहाँ पर तकरीबन एक मंजिल पूरी डूब चुकी है और यहाँ पर राहत के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। इस वक्त हम जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पर तकरीबन 3 से 4 फैमिली फंसी हुई है, जिनको लेकर आना है। कितने लोगों को अभी तक आपने रेस्क्यू कर दिया? तकरीबन 200 से 250 के लमसम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। यहाँ से आप उधर जाएंगे तो वहाँ से वहाँ पानी ज्यादा भरा। ये देखिए कि जिस घर में ये खड़े हैं ये आधा बना हुआ है यहाँ, क्योंकि वहाँ उस जगह पर काफी मुश्किल आ रही थी। कोटा में लगातार हो रही बारिश ने कोहराम मचा रखा है। कोटा बैराज से छोड़ा गया पानी सैलाब बनकर जिले में अपना कहर बरपा रहा है। दर्जनों कॉलोनियों में पानी भर चुका है, जबकि लगातार दूसरे दिन देवली अरब रोड पर 3 से 4 फीट पानी भरा है, जिसने लोगों की दुश्वारियों को बढ़ा दिया है। कोटा में लगातार दूसरे दिन भी पानी भरा हुआ है कॉलोनियों के अंदर। पहले दिन यहाँ देखिए कि यहाँ नाव पे जाना पड़ा, लेकिन अभी भी पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ और अंदर की कॉलोनियों के अंदर तकरीबन 8 से 10 फीट पानी है, लेकिन बाहर यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 फीट पानी है। जिले में देवली अरब रोड से लेकर कौटिल्य नगर तक सैलाब की दहशत पसरी हुई है। कई परिवार बीच मझधार में फंसे हुए हैं, जबकि कई लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा चुका है। कितने लोग हैं टोटल? हमारे घर में भी 6 लोग हैं। 6 लोग फंसे हुए हैं। हाँ, 6 लोग फंसे हुए हैं। अगर ये चीज़ नौबत नहीं आती तो उनको क्या करेंगे? बाहर लाएंगे आप? बाहर कैसे ला पाएंगे? बाहर ले जाएंगे तो कहाँ रखेंगे? फिर वहाँ पर क्या स्थिति होगी? पानी वो ऊपर की मंजिल? वहाँ पर मेरा पूरा 2.5 लाख का नुकसान हो चुका है। मेरी पूरी बेड वगैरह। खाने पीने का कुछ है? कुछ भी नहीं। हम लेने गए थे, पानी की बोतल लेके आ रहे हैं। आप दिखाइए इसको। अभी पानी पीने का पानी भी नहीं है। देखिए राहत के लिए ये देखिए कि पानी की बोतल भी यहाँ से ले जाई जा रही है, कोशिश की जा रही है। अब पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। कोटा के ही कोटेली नगर में सैलाब की वजह से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यहाँ एक मंजिल तक पानी पहुँच चुका है। चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन पीने को एक बूंद भी पानी नहीं। तकरीबन एक मंजिल पूरी डूब चुकी है और यहाँ पर राहत के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। ये घर की तस्वीरें देखिए, ये पूरी पहले कॉलोनी की हम तस्वीर बताना चाहूंगा कि देखिए कि दूर तक पानी पानी आपको नजर आएगा। पूरी कॉलोनी लगभग डूबी हुई नजर आ रही है यहाँ पर, और अब एक एक को यहाँ से निकालना इतना आसान नहीं। अब यहाँ तक पहुँचे हैं, पानी आपके पूरे घर में पानी भर गया? पूरे घर में पानी भर गया। इंतजार कर रहे थे बचाव के लिए? बचाव के लिए इंतजार कर रहे, पीने को पानी नहीं है। पीने को पानी नहीं है? नहीं है पीने को पानी। ये लो। अब देखिए आपके लिए पीने के लिए पानी लेकर आए हैं। इतनी देर से पानी नहीं था आपके पास में? नहीं था। कौटिल्य नगर का भी हाल देख लीजिए। यहाँ सैलाब ने घरों को चारों तरफ से घेर लिया है। कोटा शहर के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और आप देख सकते हैं कि तस्वीरें देख सकते हैं कि ये हम जिन कॉलोनियों से गुजर रहे हैं, जाहिर तौर पर तकरीबन 10 से 12 कॉलोनियाँ हैं। ये कौटिल्य नगर से हम लोग निकले हैं और यहाँ तस्वीरें देखिए कि यहाँ से इतना आसान नहीं है। यहाँ से जिस तरीके की आप तस्वीरें आप देख सकते हैं, आप देखिए कि पूरी की पूरी कॉलोनियाँ पूरी पानी में डूबी हुई है। एक तो सैलाब का खतरा है, उस पर चंद्रसेन नदी के इलाके में मगरमच्छों का डर। लोगों को जैसे तैसे सुरक्षित ठिकानों तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच उफनती पार्वती नदी के सैलाब से कोटा के खतौली में 2 गाय बचने के लिए छतों पर पहुंच गई। उन्हें रेस्क्यू टीम ने जेसीबी मशीन के सहारे उतारा। पानी में बहकर छत के ऊपर गाय पहुंच गई और आज एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके अब गाय को जेसीबी के जरिए आप देखिए कि किस तरीके से नीचे उतारा गया। यहाँ तक ऊपर देखिए कि चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आप यहाँ से ये देखिए कि ऊपर गाय पहुंच गए। एक तस्वीर हम आप देखिए कि पीछे की बता रहा हूँ कि जहाँ से ये पार्वती नदी है, पीछे ये मंदिर है, पूरा इसमें डूबा हुआ था और यहाँ तक पानी आया था। और यहाँ तक देखिए कि अब ये गाय का रेस्क्यू किया गया। राजस्थान मौसम विभाग के मुताबिक 43 साल बाद कोटा में बाढ़ का ऐसा कहर टूटा है, जिसने इंसानों से लेकर पशुओं तक सबकी जिंदगी मुसीबत में डाल दी है। दावा किया जा रहा है कि सैलाब में फंसे अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा चुका है। डरे और सहमे लोग अब
इस बात का ही इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी तरह से लगातार हो रही बारिश पर विराम लगे, क्योंकि बारिश बंद होने के बाद ही घरों से पानी निकल सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि जो नुकसान इस सैलाब की वजह से हुआ है उसकी भरपाई आखिर कैसे होगी। राम मंदिर के शिलान्यास को 1 साल पूरा हो चुका है। इस खास मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यजमान की भूमिका में अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ रामलला की भव्य आरती की, दावा किया गया कि 2023 के अंत तक लोग रामलला के दर्शन कर सकेंगे और 2025 तक भव्य राम मंदिर तैयार हो जाएगा। अयोध्या की पावन धरती पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये वो ऐतिहासिक दौरे का दिन है जब राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को 1 साल पूरा हो चुका है। आज ही के दिन पीएम मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। इस बेहद खास मौके पर अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले एक ट्वीट के जरिए सभी देशवासियों को बधाई दी। प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में भारत की सकल आस्था के केंद्र बिंदु और सभी के आराध्य प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की पहली वर्षगांठ की सभी को बधाई। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने राम मंदिर के मॉडल की पूजा की। इसके बाद श्री रामलला की आरती की और उन्हें 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया। साथ ही सीएम योगी ने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। 5 सदी के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ था। मंदिर निर्माण की कार्रवाई बृहद स्तर पर आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में विकास कार्यों का भी जायजा लिया। दावा किया जा रहा है कि अयोध्या में 2023 से श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकते हैं। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि 2023 के अंत तक मंदिर बनकर तैयार हो या ना हो, लेकिन गर्भगृह तैयार हो जाएगा, जिसके बाद वहां रामलला विराजमान हो जाएंगे और उनके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को इजाजत मिल जाएगी। माना जा रहा है कि 2025 तक भव्य राम मंदिर बन जाएगा, जिस पर करीब 1000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। राम मंदिर निर्माण में छोटी छोटी बातों का भी बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। खबर है कि राम मंदिर परिसर में म्यूजियम, रिसर्च सेंटर और गेस्ट हाउस समेत कई सुविधाएं भी होगी। कोशिश ये भी की जा रही कि राम मंदिर को इस तरह से तैयार किया जाए कि रामनवमी के दिन सूरज की रोशनी सीधे रामलला पर पड़े। अयोध्या में निर्माण कार्यों और एक नई अयोध्या बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है, इसमें अब तक 17 परियोजनाएं 138 करोड़ की पूर्ण हो चुकी हैं। 54 परियोजनाओं में, जिनमें 3136 करोड़ रुपए की लागत से इन परियोजनाओं में कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए योगी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। सरकार के निर्देशों पर न सिर्फ मंदिर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है, बल्कि सुरक्षा मानकों का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। राम मंदिर निर्माण और अयोध्या को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए योगी सरकार की गंभीरता को ऐसे ही समझा जा सकता है कि 50 महीने में सीएम योगी 29 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। खास बात यह भी है कि राम मंदिर निर्माण कार्यों की समीक्षा भी लगातार खुद योगी आदित्यनाथ ही कर रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रधान सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रशांत किशोर ने पंजाब विधानसभा चुनावों से ठीक पहले ऐसा कर कई लोगों को हैरान कर दिया। उन्हें पंजाब में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था। अपने इस्तीफे की जानकारी प्रशांत किशोर ने एक चिट्ठी के जरिए मुख्यमंत्री को दी। इसी साल 2 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया था तो किसी को हैरानी नहीं हुई। पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए अमरिंदर सिंह ने फैसला लिया था, लेकिन जब पंजाब विधानसभा चुनाव की आहट तेज हुई तो अचानक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी के जरिए इस्तीफा भेजकर हर किसी को हैरान कर दिया। प्रशांत किशोर ने चिट्ठी में लिखा कि जैसा कि आप जानते हैं, सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका से अस्थायी अवकाश लेने के मेरे निर्णय के मद्देनजर मैं आपके प्रधान सलाहकार के रूप में जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम नहीं हूँ। चूंकि मुझे अभी अपने भविष्य के कार्य के बारे में निर्णय लेना है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त करने की कृपा करें। इस पद के लिए मुझ पर विचार करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक अब तक कई दलों के लिए सियासी समीकरण साधने का काम कर चुकी है।
लेकिन बंगाल चुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने साफ किया था कि अब लंबे वक्त तक उनका ये सब करने का इरादा नहीं है। प्रशांत किशोर ने 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के प्रचार अभियान की कमान संभाली थी और पार्टी को बड़ी सफलता मिली थी, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार का पद उन्होंने संभाला था कि नहीं, इसको लेकर अटकलें ही लगती रही। हालांकि बंगाल चुनाव के बाद भी प्रशांत किशोर सक्रिय नजर आए। इस दौरान वो शरद पवार, ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी तक कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। बीच में इस चर्चा ने भी जोर पकड़ा कि राहुल गांधी उन्हें कांग्रेस में शामिल कराने को लेकर गंभीर है और पार्टी के अंदर कई नेताओं से विचार कर रहे हैं। बताया गया कि राहुल गांधी ने 22 जुलाई को एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पार्टी में प्रशांत किशोर को शामिल करने पर चर्चा हुई। बैठक में प्रशांत किशोर को पार्टी में दी जाने वाली जिम्मेदारी पर भी चर्चा हुई। प्रशांत किशोर के पार्टी में आने से होने वाले फायदे और नुकसान पर भी विचार किया गया। बताया गया कि ज्यादातर नेताओं ने माना कि प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को फायदा होगा। हालांकि इस बैठक के बारे में न तो कांग्रेस और न ही प्रशांत किशोर की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ कहा गया। अब सवाल उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर ने पंजाब चुनाव से ठीक पहले कैप्टन को ना क्यों कह दिया। बताया जा रहा है कि इसकी वजह अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस की नजर है। इसके अलावा 2024 लोकसभा चुनाव में जीत पर भी कांग्रेस का जोर है। बताया गया कि इन दोनों अहम चुनावों को ध्यान में रखकर प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया। प्रशांत किशोर यूपी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति और जीत का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं। प्रशांत किशोर उर्फ पीके को क्या कांग्रेस में एंट्री दिलाने का फॉर्मूला फाइनल हो चुका है? 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ थे और अब एक बार फिर यूपी चुनाव से ठीक पहले प्रशांत किशोर कांग्रेस में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार पद को छोड़ दिया है। क्या चीन में 2019 जैसी कोरोना वाली तबाही एक बार फिर लौट आई है? हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट चीन के 17 राज्यों में फैल चुका है और इस बार सबसे ज्यादा मरीज जिस शहर से आ रहे हैं उसे वुहान की तरह चीन ने सील कर दिया है। चीन में डेल्टा वेरिएंट का ऐसा कहर टूटा कि वहां अब साल 2019 के बाद अब तक का सबसे बड़ा संकट पैदा हो गया है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी, लेकिन इस बार डेल्टा वेरिएंट का गढ़ हुनान प्रांत के झांगजियाजेई शहर को बताया जा रहा है। दावा किया गया कि तेजी से फैलते कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने चीन के करीब 17 प्रांत को अपनी चपेट में ले लिया है। झांगजियाजेई में हालात बेकाबू हो गए तो शहर को पूरी तरह सील कर दिया गया। शहर के सभी 1 करोड़ 10 लाख लोगों का टेस्ट करने के आदेश दे दिए गए। हवाई यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई, जिससे वहां के लोगों के साथ साथ सैलानी भी फंस गए। झांगजियाजेई एक पर्यटन स्थल है जहां के खूबसूरत नजारे फिल्म अवतार में दिखाई दिए थे। दावा किया गया कि यहां बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानियों ने कोरोना के खतरे को और बढ़ा दिया। चीन की सरकार उन तमाम नेताओं पर कार्रवाई कर रही है जिन पर कोरोना को रोकने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो नाकाम रहे। बताया जा रहा है कि जुलाई के महीने में चीन के जियांगसू प्रांत के नैनजिंग शहर के एक एयरपोर्ट पर एक यात्री विमान उतरा था। उस यात्री विमान में 7 यात्री ऐसे थे जो कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित थे और ये संक्रमण उनसे एयरपोर्ट पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों तक पहुंचा और उसके बाद बड़ी तेजी से एयरपोर्ट पर आने वाले लोगों में फैलने लगा। कुछ ही दिनों बाद कोरोना का डेल्टा वेरिएंट नैनजिंग शहर से 1900 किलोमीटर दूर हुनान प्रांत तक पहुंच गया। माना यह जा रहा है कि चीन की एक चूक ने उसे 2019 के बाद सबसे बुरे दौर में लाकर खड़ा कर दिया है। भारत में तीसरी लहर का असर इसी महीने से शुरू होने की आशंका पहले ही जताई जा चुकी है। ऐसे में चीन में तेजी से फैल रहे डेल्टा वेरिएंट का खतरा अब भारत समेत चीन के आसपास बसे देशों में भी बढ़ रहा है। कि चाइना के अंदर जो न्यू म्यूटेशन वाला वायरस है डेल्टा, वो बहुत तेजी से फैल रहा है। करीब 19 प्रांतों के अंदर लॉकडाउन लगाने की तैयारी चल रही है। ये बहुत खतरनाक बात है, हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दावा किया गया कि नए मरीजों में ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या डेल्टा वेरिएंट पूरी दुनिया को एक बार फिर पाबंदी पर मजबूर न कर दे। दोनों वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं है कि हमें रामबाण कोई बहुत अच्छी चीज़ मिल गई। हमें ध्यान रखना है। अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो जैसे सेकेंड वेव के अंदर में नुकसान हुआ, वैसा ही थर्ड वेव के अंदर भी हमारा नुकसान होता है। चीन ने वुहान में भी सख्ती बढ़ा दी है। स्कूल, कोचिंग सेंटरों समेत कुछ मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। बताया जा रहा है कि कई प्रांतों में ऐसे हालात के बीच पाबंदी लगाने की तैयारी की जा रही है।
दुनिया भर से कोरोना का खतरा अब तक टला नहीं है कि चीन में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। डेल्टा वेरिएंट की वजह से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कुछ देशों में भी फिर से पाबंदी लगाई जा रही है। अब जब कोरोना की उत्पत्ति वाले देश चीन में डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है तो दूसरे देशों की चिंता भी बढ़ गई है। और अब देश दुनिया की खबरों का